देखिए, मैं चूंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं और पॉलिटिक्स के बारे में ना ज्ञान रखता हूं ना रखने की इच्छा है, तो मैं न चुनाव के बारे में बात करता हूं ना संसद के बारे में बात करता हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि ये जो रिपोर्ट आई है, हमें इसकी समय का आप लोग एनालिसिस करें, बाकी दूसरे लोग एनालिसिस करें, बट हमारा एनालिसिस तो है कि जिसका जब मर्जी होगा वो रिपोर्ट छापेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि जो रिपोर्ट छापने वाला उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या, उसने क्यों रिपोर्ट छापी। तो ये जो कुछ सवाल हो रहा है कि टाइमिंग क्या है, ये उन लोगों के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब हम लोगों को, हमारे देश के निवेशकों को, जनता को ये होना समझना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट छापते हैं, ये कुछ ना कुछ इंटेंशन पे छापते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है, भारत के इन्वेस्टर्स मूर्ख हैं। हमको उनको ये मौका नहीं देना चाहिए कि अपनी मूर्खता को साबित करने के लिए। हमने हिंडनबर्ग के टाइम पे देख लिया था कि हिंडनबर्ग ने इतनी रिपोर्ट छापी, सब कुछ किया और ये सब बोला दुनिया ने, और फिर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि एलआईसी डूब जाएगा, एसबीआई डूब जाएगा। ये सब जो बेमानी बातें हैं, हमको ये समझना चाहिए कि क्या हमारा एनालिसिस दूसरे से इतना कमजोर है कि हम को नहीं पता लगता है कि एलआईसी ने गड़बड़ किया और उनको पता लगता है। पहली बात। दूसरी बात है, जहां तक मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल है और उसमें कई लेयर्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन हैं तो आप रात को सो के उठे और आपने बोला कि मुझे अडानी के शेयर खरीदने हैं, और आपके नीचे जितने भी एम्प्लॉय उन्होंने अडानी के शेयर खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारा रिसर्च का प्रोसेस होता है। वहां पे तीन ऑफिसर होते हैं, फ्रंट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। तो तीनों ऑफिस का अलग अलग ड्यूटी होती है, और जब सारे जगह से टिक हो जाता है और हर लेयर पे क्लियर हो जाता है, तब इन्वेस्टमेंट होता है और यहां तक होता है। लेकिन सबको ये समझना चाहिए कि जो एलआईसी है, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट मेरे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर की तरह नहीं होता है, या जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी तरह नहीं होता, और ना ही म्यूचुअल फंड की तरह होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का होराइजन और एलआईसी का होराइजन बहुत अलग होता है। म्यूचुअल फंड में लोग ईयर ऑन ईयर रिटर्न की बात करते हैं, 6 मंथली रिटर्न की बात करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न की बात करते हैं। उनका होल्डिंग पीरियड जो इक्विटी का होता है वो एलआईसी की तरह 30 से 40 साल नहीं होता है। एलआईसी के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, उनका पॉलिसी मैच्योरिटी पीरियड 10 साल होता है, 15 साल होता है, 20 साल होता है, 30 साल भी होता है। तो एलआईसी को उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और मुझे याद आता है कि आज से 8-10 साल पहले ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जब हालत खराब थी तो वो एट पार इक्विटी प्रेफरेंशियल ऑफर कर रहे थे, और सब सारे न्यूज़पेपर ने सबने सवाल उठाया था कि ये बैंक्स जो हैं बेल आउट कर रहे हैं, वो जो एलआईसी है बैंक्स को बेल आउट कर रहा है और ये सरकार के प्रेशर में कर रहा है। तो मेरा तो हमेशा ये मानना है कि सरकार के प्रेशर में नहीं करता, लेकिन मान लीजिए सरकार के प्रेशर में किया तो सरकार ने एलआईसी को फायदा करना है, उनके प्रेशर किया, क्योंकि सबको मालूम था कि बैंक के शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, ये है। और आज एलआईसी उन सब बैंक के शेयर पे 8-9 गुना पैसा कमा रहा है। इसी तरह बाकी पीएसयू के शेयर में लगाया था। तो सवाल ये है कि एलआईसी जो है, आप ये समझ लीजिए कि एलआईसी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी से अलग है, क्योंकि एलआईसी के जो दायरा है वो सीएजी के दायरे में आता है। और एलआईसी का जो है संसद में भी चर्चा हो जाती। तो अगर मान लीजिए एलआईसी ने कोई घपला करके कुछ करा होगा, तो उनके एम्प्लॉय को हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इसलिए कोई भी आदमी, अगर ऊपर वाला आदमी इंस्ट्रक्शन भी देगा तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना वहां पे इतना लोगों का एकजुटता है कि कोई गलत बात नहीं मानेगा। तो मैं तो इस रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज करता हूं अपनी तरफ से। हालांकि मैंने डिटेल देखा नहीं है और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ डिटेल देखने में कि एलआईसी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया। बिकॉज हमको ये फक्र है कि एलआईसी जो 1950 से चली आ रही है और आज है, तो अभी भी स्ट्रांग, डे बाय डे स्ट्रांग हो रही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एलआईसी ने अपने रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट किया होगा।
और ये कभी नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कल इन्वेस्टमेंट किया तो आज 100 रुपए का शेयर 90 रुपए रह गया, 10 रुपए घाटा हो गया। नहीं, 100 रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा तो 20 साल बाद अगर वो 500 का होता है तो हमें 400 का फायदा देखना चाहिए। 2 दिन में 15 दिन में 10 रुपए 20 रुपए के घाटे को नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये विवाद तो मैं हर एक चीज पे कर सकता हूँ कि आपने ये रंग की शर्ट क्यों पहनी, आपको वो रंग की शर्ट क्यों नहीं पहनी है। सवाल इस बात का है कि जो जितने भी निवेशक होते हैं वो निवेशक अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास तौर से बड़े निवेशक। हम ये रिटेल इन्वेस्टर की मान सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ने देखा कि आपने किसी शेयर में खरीदा है तो उसने देखा कि आपको मुनाफा हुआ तो देखते देखते वो करेगा। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो उनका इन हाउस रिसर्च होता है, वो सारी अच्छी तरह रिसर्च करते हैं और वो सिर्फ आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिसर्च नहीं करते हैं, आपके कंपटीटर्स में रिसर्च करते हैं, चाहे इंडिया के कंपटीटर हो चाहे बाहर के कंपटीटर हो, पूरे इकोनॉमिक सिनेरियो में करते हैं और देखते हैं कि आपकी ग्रोथ क्या है। तो वो जो अपने प्लानिंग करके देखते हैं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद क्या हालत होगी, क्या कंपनी कर सकती है, उस ग्रोथ के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ आज के बेसिस पे कोई भी बड़ा निवेशक आज या बीते हुए कल के बेसिस पे निवेश नहीं करता है, वो आने वाले कल और आने वाले कल के बाद के 10 साल के बेसिस पे निवेश करता है। तो इसलिए हम, अगर अमेरिकी कंपनी ने किया, LIC ने किया, मैंने किया, आपने किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको लगता है कि ये मुनाफा है, हाँ एक बात ये है कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें सही हों। हम लोग अपनी निजी लाइफ में भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं तो 6 चीजों में सक्सेसफुल होते हैं, 4 चीजों में फेल होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि 10 में इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है 10 में फायदा हो जाए, 10 में घाटा हो जाए, बट ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। LIC ईयर बाय ईयर पैसा कमा रही है और ये आज से नहीं 70 साल से कमा रही है, तो इसका मतलब है कि हमें LIC के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ना कि वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल चीज पे टिप्पणी नहीं करता हूं। तो कांग्रेस के राज में क्या हुआ, NDA के राज में क्या हुआ, ये मेरे विषय से बाहर है। मैं सीधा से ये कहूंगा कि LIC जब से है और मैं जब से देख रहा हूं तो LIC ने इन्वेस्टमेंट किया है, PSU में भी किया है, नॉन PSU में भी किया है, प्राइवेट में भी किया है। प्राइवेट में भी घाटा खाया होगा, PSU में भी घाटा खाया होगा, PSU में भी फायदा कमाया होगा और प्राइवेट में भी फायदा कमाया होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जमाना था आज से 8-10 साल पहले, जब बोला जा रहा था HAL डूब गया, HAL डूब जाएगा, HAL में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आज वही HAL जिस दाम पे था उससे 10 गुने दाम पे चल रहा है। तो LIC ने जरूर फायदा कमाया होगा PSU में। अब वो उन्होंने PSU में कांग्रेस के जमाने में किया था कि NDA के जमाने में किया था, ना मेरे विषय वस्तु है और ना मुझे इसका ख्याल रखना है। जब तक LIC ने अपना प्रॉफिट कमाया है, अपने मर्जी मतलब अपने पूरे सिस्टम को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैंने फिर बोला, मैं पॉलिटिकल चीज पे जवाब देता हूँ। हाँ, PM मोदी देश के नेता हैं, वो देश के विकास के लिए बोल रहे हैं, काम करने करते हैं, लेकिन देश का विकास PM मोदी अकेला नहीं कर सकते हैं। जो देश के 130 करोड़ जनता है उनको मिलके करना पड़ेगा और अडानी उस जनता का हिस्सा है और अडानी की पोजीशन बाकी जनता से अलग है क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं। तो वो कंपनी अगर ग्रो करेगी, बाकी सारी कंपनी ग्रो करेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। अब अगर हम रोज किसी न किसी कंपनी को डुबाने की बात करते रहें तो अर्थव्यवस्था PM मोदी कितनी भी मेहनत कर ले नहीं सुधरेगी। तो हम सबको, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, हर आदमी को अपना काम 100% डिवोशन के साथ करना है। अगर हम अपना करेंगे और 130 करोड़ भारतीय अपना काम डिवोशन के साथ करेंगे तो देश की अवस्था जरूर सुधरेगी।